उस वैद्य के जाने के बाद रूहानिका भी खुद बाहर चली गई। इस वक्त वो एक गहरी सांस लेना चाहती थी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर रागिनी को कुछ भी हुआ तो शायद वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका तत्वज पत्थर टूट कैसे गया, जबकि वो इतना शक्तिशाली था। वही रूहानिका ने जाने के बाद रियान रागिनी के बगल में हाथ पकड़कर बैठ गया। उसे खुद पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर इस वक्त उसका मन हुआ कि वो रागिनी का हाथ पकड़ ले। रियान बस यूं ही उसका हाथ पकड़े हुए, उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा, मगर शायद उसकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी। ये कैसी फीलिंग है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रागिनी की ऐसी हालत देखकर उसके इस पत्थर से बने दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जब उस वैद्य ने कहा कि रागिनी का मरना तय है, तो वो खुद की भावनाओं को काबू भी नहीं कर पाया। क्यों? रूहानिका जो रात की खुली हवा में अभी भी सोच में खोई हुई थी कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। इस आवाज़ से अचानक उसका ध्यान टूटा और आवाज़ की दिशा में देखने लगी, मगर वहाँ पर कुछ नहीं था। वो थोड़ा और आगे जाने लगी, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, राजकुमारी क्या आपको कुछ चाहिए? रूहानिका जब पीछे मुड़ी तो उसे नजर आया कि ये एक दासी थी। रूहानिका ने बस नाम में सिर हिला दिया। रूहानिका वापस रियान के कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद ही अंधेरे से एक परछाई बाहर आई, जिसने उस बूढ़े वैद्य को पकड़ रखा था, जिसने पहले रागिनी की जांच की थी। उसने उस वैद्य के मुंह पर जोर से हाथ रखा हुआ था ताकि वो चिल्ला न पाए। उस परछाई को देखकर दासी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रूहानिका जब कमरे में पहुंची तो रियान खिड़की के पास खड़ा हुआ चांद को देख रहा था। वो किसी गहरे विचार में डूबा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चांद की रोशनी नजर आ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा आकर्षक और गंभीर दिखाई दे रहा था। उसकी भौं तनी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वो थोड़ा परेशान है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, कमरे में एक बहुत ही बूढ़ी और मरियम आवाज़ गूंजी, मामी मिस नाजिस का प्रणाम स्वीकार करें। इतनी बूढ़ी और मरियल आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। पीछे एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसका शरीर लगभग कांप रहा था। रूहानिका इसे नहीं पहचानती थी, पर देखकर अंदाजा लगा रही थी जरूर ये भी कोई वैद्य ही होगा। काफ़ी बूढ़ा है तो जरूर ही उच्च दर्जे का होगा। रियान ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, बस आंखों से कुछ इशारा किया और वो बुजुर्ग अपने कांपती हाथों से रागिनी की नसें जांचने लगा। उसकी नस जांचते वक्त एक पल के लिए उसकी नज़रें रागिनी की तरफ आश्चर्य से चमक उठी, मगर फिर थोड़ी देर बाद इसी तरह जांच करने के बाद बोलना शुरू किया, मुश्किल है, इस लड़की को बचाना बहुत ही मुश्किल है, पर मुमकिन है। अपनी बोतली से एक गोली निकाल कर रागिनी के मुंह में खिलाने के बाद बोले, ये एक खास निर्माण गोली है जो वापस इसके शरीर शक्ति के बर्बाद हो चुके रास्ते को सही करने में कोशिश करेगा, मगर बाकी इस लड़की की किस्मत और इसके अंतर्मन की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर ये लड़की 3 घंटे के अंदर अपने होश में नहीं आई तो शायद फिर कभी भी अपनी आंखें नहीं खोल पाएगी। अगले 3 घंटे इस पर बहुत ही भारी हैं, क्योंकि यही इस लड़की का जीवन तय करेगा। ये कहकर वो वहाँ से उठकर वापस लड़खड़ाते हुए जाने लगा। रूहानिका भी बाहर जाने में उसकी मदद करने लगी। उसके जाने के बाद रियान ने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उसके पास ही बैठ गया और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। इस बीच रूहानिका आई, मगर दरवाज़ा बंद देखकर बाहर चली गई, क्योंकि उसके आवाज़ लगाने के बाद भी रियान की कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो वो समझ गई कि दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। हर एक पल रियान के लिए भारी हो रहा था। लगभग 2.5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रागिनी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं दिखी थी। तो वहीं पर मायावी ने रिमझिम को अपने हाथों में लेकर ही उस जगह पर ले आई जहाँ रागिनी ने खून उगला था। वो खून अभी भी गीला था। मायावी ने उस खून को टच किया, जिससे थोड़ा खून उसकी उंगलियों में बंद किया। उसने मुट्ठी बनाई और अपने हाथ बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मायावी के मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके हाथ में लगा खून थोड़ा लाल रंग में चमकने लगा। मायावी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, बल्कि अपने मन में भी बोलना शुरू कर दिया था, बधाई हो रागिनी, तुम्हारे तत्व की शक्ति जागृत हो गई है। इसी खुशी में मैं तुम्हारे एक चीज़ सौंप रही हूँ, आत्मा नाशक खंजर। आज से ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारे अंदर ही है। तुम जिस पल इसके बारे में जानोगी, ये उसी पल तुम्हारे हाथ में प्रकट हो जाएगा। तुम्हें बस सोचने की देरी है। इसके अतिरिक्त मायावी ने और कुछ नहीं कहा, बस उसके खून के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि रागिनी है कहाँ। किसी व्यक्ति के ताज़ा खून के जरिए उसका कोई भी बहुत ही करीबी रक्त संबंधी उसके मौजूदा स्थान के बारे में पता लगा सकता था। वही रियान के लिए भी तार पल भारी होते जा रही थी, लेकिन क्योंकि लगभग 3 घंटे पूरे ही होने वाले थे, लगभग 15 मिनट के भी बचा था। रियान ने बेचैनी से रागिनी का हाथ पकड़ रखा था, मगर खास ध्यान रखते हुए कि रागिनी को ज़्यादा दर्द न हो। वही बेहोश पड़ी रागिनी के कानों में
मायावी के एक एक शब्द गूंज रहे थे, मगर उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। जब तक रागिनी के दिमाग में एक जरा सी समझ नहीं झांकी, तब तक वो आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रही। तभी रियान को बाहर से आवाज़ आई, कुछ लोगों को आवाज़ आई, आग लग गई, आग लग गई है। पहले तो वो रागिनी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मगर आवाज़ तेज होती जा रही थी, इसलिए रियान को उसे छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाहर सैनिकों को सख्त आदेश दिया कि वो बाहर पहरा दे। रागिनी को बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर उसके दिमाग में अभी भी मायावी की आवाज़ गूंज रही थी। रियान ने जाते ही उसकी उंगलियां थोड़ी सी हिली, मगर तभी ऐसा लग रहा था जरा जैसे वो मानो होश में आने वाली हो। धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां भी फड़फड़ाने लगी, मगर तभी खिड़की से एक परछाई अंदर आई। उसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था, मगर उसकी आंखों में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। उसने रागिनी को घृणा की नज़र से देखा, फिर एक तकिया उठाकर रागिनी के चेहरे पर दबाने लगी ताकि उसका दम घुट जाए। उसके ऐसा करने से रागिनी को लगभग होश में ही आने वाली थी। उसे खतरा महसूस कर लिया और झटपटाने लगी। उसे इस तरह झटपटाता देख वो लड़की किसी सनकी की तरह बोली, मुझे नहीं पता था कि मामईम की कोई प्रेमिका भी है, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। ये वही लड़की थी जिसने उससे पहले वैद्य को कैद कर लिया था, और उससे ही उसे पता चला था कि मामईम के कमरे में कोई लड़की बीमार है। आज तक रियान के कमरे में किसी भी स्त्री का प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और यहाँ तो रियान खुद उसे लेकर आया था और इलाज भी करवा रहा था, जिससे इस लड़की ने यह अनुमान लगा लिया कि ये कोई उसकी प्रेमिका होगी। मामईम मेरे अलावा और किसी को पसंद नहीं कर सकते। ये कहकर उसने तकिया को और जोर से दबाना शुरू कर दिया। सांस न आने के कारण रागिनी जल्दी से होश में आ गई। होश में आते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे मारना चाहता है। रागिनी काफ़ी वक्त से बेहोश थी और पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी, जिसके कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मगर उसने अपनी सारी बची कुछ ताकत लगा के उस लड़की को धक्का दे दिया। वो लड़की रागिनी के अचानक धक्का देने से उससे थोड़ी दूर हो गई। उसके दूर होते ही रागिनी अपनी जगह पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उस लड़की ने फिर से उसका गला पकड़ लिया। अब जाके रागिनी ने उसे देखा। वो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में रागिनी के लिए बेशुमार नफरत महसूस कर पा रही थी। उसकी उन नफरत भरी आंखों को देख कर रागिनी को विश्वास था कि वो उससे पहले कभी भी नहीं मिली है। रागिनी को खुद की सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मगर उसने अपनी जान की परवाह छोड़ के उस लड़की का गर्दन पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर दबाने लगी। दोनों इस वक्त एक दूसरे को गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रागिनी को वो आवाज़ याद आई जो उसने बेहोशी में सुनी थी। उसने तुरंत अपना दिमाग में आत्मनाशक खंजर के बारे में सोचा और वो तुरंत दूसरे हाथ में वह खंजर प्रकट हो गया। रागिनी ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के कंधे में वो खंजर गोप दिया। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। खुद को इस तरह से घायल होता देखकर उस लड़की ने रागिनी का गला दबाना बंद करके खुद से उसे दूर धकेल दिया। उसके दूर धकेलने से रागिनी का सिर एक टेबल से जा टकराया, जिससे उसके सिर से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। उस लड़की ने अपने कंधे से खंजर निकाला, जिससे उसे बहुत ही दर्द हुआ, मगर वो उसी खंजर से फिर रागिनी पे हमला करने लगी। इससे पहले कि वो खंजर रागिनी को लगता, रागिनी ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और उस लड़की को धक्का देने की कोशिश करने लगी। अपने हाथों से खंजर पकड़ने से रागिनी के हाथों में खून टपक कर नीचे गिरने लगा। उसके हाथों में गहरा कट लग गया था। रागिनी ने अपना पूरा जोर लगा के उस खंजर को उसी लड़की के हाथों से दूर फेंक दिया। खंजर भले ही दूर गिरा, मगर उस लड़की ने रागिनी को मारने की कोशिश कम नहीं की। उसने अपने 2 उंगलियों में आंतरिक शक्ति की ऊर्जा भरी और रागिनी के गर्दन की तरफ हमला कर दिया। अगर रागिनी के गर्दन से वो उंगलियां छू भी जाती तो रागिनी वहीं मारी जाती। रागिनी ने हमले को देखकर अपने हाथों को आगे कर दिया। उसमें से एक रोशनी निकली, जिससे उस लड़की के कमरे से दूसरे कोने में फेंक दिया। ये रागिनी ने जानबूझकर नहीं किया था, वह तो अब उसकी अवचेतन प्रतिक्रिया थी, लेकिन अपने हाथों से वो शक्ति निकलते देख उसे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मगर इससे पहले कि वो ज़्यादा खुश हो पाती या कुछ सोच पाती, उसकी आंखों के सामने वापस से अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि रागिनी अपने होश को पाती, उसने खुद के जीभ को जोर से काटा ताकि वो होश में रह सके। ऐसे खतरे के सामने बेहोशी का मतलब मौत ही होगी, ये वो बहुत ही अच्छे से जानती थी। वो लड़की वापस उठी और रागिनी पर हमला करने लगी। गनीमत ये थी कि उसने किसी भी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक वैसे ही हमले चलते रहे। रागिनी उसका नकाब हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका चेहरा देख सके, मगर जब वो ये बात उस लड़की ने महसूस की तो उसके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में
अंत में उस लड़के ने वहां से भागने का फैसला किया। रागिनी से अपना छुड़ाकर भागने लगी। इस चक्कर में वो एक चांदी का आकार का पत्थर गिरा दिया। उस लड़के ने शायद इस बात को महसूस नहीं किया और वहां से भागी। रागिनी ने उस चांदी के पत्थर को उठाया और देखने लगी। उसने उस चांदी के पत्थर को अपने पास रख लिया। वो 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसने अपनी कमजोरी होने लगी और बिस्तर पर पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गई। अंदर इतना कुछ हो गया था, लेकिन बाहर के सैनिकों को कोई भी खबर नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही बेहोश किए जा चुके थे।